नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में बार बार एक जैसे संघर्ष क्यों आते हैं? क्यों हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी भीतर कुछ अधूरा लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीडर्स एंड द मंक चैनल से और आज हम स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स को लेकर आए हैं, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स। और उसमें भी सबसे खास हिस्सा, इनसाइड आउट यानी भीतर से बाहर की सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बदलाव की असली शुरुआत कहां से होती है? क्या वो बाहर की दुनिया से आती है या हमारे भीतर से? स्टीफन आर कॉवी की सबसे प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पहला भाग, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स, हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम जिंदगी को नए नजरिए से देख सकते हैं। इसका पहला अध्याय है इनसाइड आउट यानी भीतर से बाहर की सोच। स्टीफन आर कॉवी बताते हैं अपने बेटे की एक कहानी। वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, खेलों में पिछड़ रहा था और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास खो चुका था। स्टीफन आर कॉवी और उनकी पत्नी ने हर वो तरीका अपनाया जो एक केयरिंग पेरेंट अपनाता है, मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि असली समस्या उनके बेटे में नहीं थी, वो थी उनके देखने के नजरिए में। वो अपने बेटे को अंदर ही अंदर कमजोर और असफल मान चुके थे। जब तक उनकी परसेप्शन यानी पैराडाइम नहीं बदली, तब तक न उनकी सोच बदली, न उनके बेटे का जीवन। कॉवी और उनकी पत्नी ने धीरे धीरे परसेप्शन बदला। उन्होंने अपने बेटे को नाकाम नहीं, अद्वितीय माना। उन्होंने उसे समझा, जगह दी और वो बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंट, सफल और प्रेरणादायक बन गया। ये थी इनसाइड आउट अप्रोच की ताकत। स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच, अपनी पहचान और अपने चरित्र से शुरुआत करनी होगी। टेक्निक नहीं, कैरेक्टर चाहिए, पर्सनैलिटी नहीं, प्रिंसिपल चाहिए, मनोविज्ञान की गहराई। असली बदलाव कभी बाहर से नहीं आता। अगर आपको रिश्तों, करियर या खुद में परिवर्तन चाहिए तो आपको अपनी सोच की जड़ें बदलनी होंगी। इनसाइड आउट का मतलब है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। अब हम बात करेंगे हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, यानी किस्मत के भरोसे मत बैठो, जिम्मेदारी खुद लो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो रीडर्स एंड द मंक को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है। स्टीफन आर कॉवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी पहल करने वाला बनो, जिम्मेदारी लो। इसका सीधा सा अर्थ है, हम अपनी जिंदगी के जवाबदेह खुद हैं। हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब हमारे ही हाथ में है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार के आधार पर जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मौसम खराब है, बॉस गुस्से में है या किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो उनका दिन खराब हो गया। कॉवी इस सोच को रिएक्टिव माइंडसेट कहते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों के व्यवहार से संचालित करता है। वो कहता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या वो ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। जबकि दूसरी तरफ होता है प्रोएक्टिव व्यक्ति। प्रोएक्टिव व्यक्ति मानता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो अपने रिस्पॉन्स को खुद चुन सकता है। उसे ये समझ होती है कि किसी स्थिति और उसके प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होती है जिसमें हम सोच सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं और जिम्मेदारी ले सकते हैं। कॉवी इसे इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बताते हैं, फ्रीडम टू चूज। एक छोटा बच्चा जब गलती करता है और मां उस पर चिल्लाती है तो मां का चिल्लाना भी एक रिएक्शन है। लेकिन अगर मां प्रोएक्टिव माइंडसेट अपनाए और सोच समझकर शांत रहे तो वो स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। यही अंतर है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। कॉवी कहते हैं कि हमारी भाषा भी हमारे सोचने के ढंग को दर्शाती है। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
मेरे पास समय नहीं है, जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैंने गुस्से को आने दिया, मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है, ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है अभी। प्रोएक्टिव बनने के लिए कॉवी एक और जरूरी बात बताते हैं। हमें अपने ध्यान और ऊर्जा को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाना चाहिए, न कि सर्कल ऑफ कंसर्न में। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे राजनीति, मौसम, दूसरों की राय। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती हैं जो हम सुधार सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण। जब हम लगातार अपने प्रयासों को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं तो ये दायरा और बड़ा होता जाता है। अध्याय का सार। बी प्रोएक्टिव का अर्थ है हालात से ऊपर उठकर सोचना और खुद के चुनाव की शक्ति को पहचानना। आप परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, आप अपने निर्णयों का परिणाम है। पहल वही करता है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। अगर आप इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और इसे किसी अपने के साथ शेयर करना न भूलें। स्टीफन आर कॉवी की दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इस आदत का अर्थ है कि हम हर काम को करने से पहले ये स्पष्ट रूप से सोचें कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं और उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। अक्सर हम जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। लेकिन कई बार हम रुककर ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। कॉवी हमें एक गहरा सवाल पूछने को कहते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी की अंतिम विदाई, फ्यूनरल होती, तो लोग आपको किस रूप में याद करते? एक अच्छा पिता, एक सच्चा दोस्त, एक ईमानदार इंसान या सिर्फ एक व्यस्त कर्मचारी? ये सवाल हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य से मिलवाता है। कॉवी कहते हैं, जिंदगी को जीना चाहिए एक मिशन स्टेटमेंट के अनुसार। जैसे कंपनियां और संगठन अपने उद्देश्यों को साफ तौर पर परिभाषित करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां और निर्णय उस दिशा में जाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए परिवार के साथ समय बिताना एक प्राथमिकता है, लेकिन आप पूरा समय सिर्फ काम में लगा रहे हैं, तो आप उस दिशा में नहीं बढ़ रहे जहां आप अंततः पहुंचना चाहते हैं। इसलिए कॉवी सुझाव देते हैं कि हम अपनी जिंदगी की भूमिका, रोल्स और उनमें निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां स्पष्ट करें। जैसे एक माता पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में, एक स्वयं के प्रति। फिर हर भूमिका के लिए सोचें कि अंत में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या योगदान देना चाहते हैं। यही सोच हमें हर छोटे बड़े फैसले में मार्गदर्शन देती है। कॉवी कहते हैं, अगर सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी है तो उस पर चढ़ने की गति का कोई फायदा नहीं है। यानी अगर आपकी दिशा ही गलत है तो मेहनत करके भी आप कहीं और पहुंचेंगे। हैबिट 2 हमें सिखाती है कि प्रोएक्टिव बनने के बाद अगला कदम है दिशा तय करना। जिंदगी की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि हमें जाना कहाँ है। इस आदत का अभ्यास करने के लिए कॉवी सुझाव देते हैं कि आप खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें, जिसमें आपके मूल्य, आपके उद्देश्य और आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो। अध्याय का सार। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है जीवन की मंजिल को पहचान कर हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाना। ये आदत स्पष्टता, दिशा और उद्देश्य देती है। बिना उद्देश्य की जिंदगी व्यस्त तो हो सकती है, पर सार्थक नहीं। अगर आपको ये कहानी छू रही है, अगर आप भी खुद या अपनों के लिए एक नया नजरिया चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही अनमोल कहानियों से आपको जोड़ते रहें। स्टीफन आर कॉवी की तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो। ये आदत हमें सिखाती है कि जिंदगी में समय और ऊर्जा उन कामों में लगाओ
जो वाकई मायने रखते हैं। हैबिट 1 ने हमें सिखाया था कि हमें प्रोएक्टिव बनना है, यानी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। हैबिट 2 ने हमें सिखाया कि हमें स्पष्ट होना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब हैबिट 3 कहती है, जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी दिशा में कदम कैसे बढ़ाएं और क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। कॉवी इस आदत को व्यवहार में लाए गए उद्देश्य कहते हैं। यानी अगर आपकी जिंदगी की दिशा तय है तो अब यह तय करना जरूरी है कि आप रोज क्या कर रहे हैं और वो आपकी दिशा से मेल खाता है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास समय की नहीं, प्राथमिकता की कमी है। कॉवी हमें एक बहुत उपयोगी उपकरण देते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और आपातकालीन, जैसे क्राइसिस, डेडलाइंस, इमरजेंसीज। क्वाड्रेंट 2 जरूरी लेकिन आपातकालीन नहीं, जैसे प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग, हेल्थ। क्वाड्रेंट 3 आपातकालीन लेकिन जरूरी नहीं, जैसे अनावश्यक कॉल्स, इंटरप्शंस। क्वाड्रेंट 4 ना जरूरी ना आपातकालीन, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, समय की बर्बादी। कॉवी कहते हैं, ज्यादातर सफल और संतुलित लोग अपना ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां हम आगे की तैयारी करते हैं, तनाव को कम करते हैं और स्थायी परिणाम लाते हैं। हैबिट 3 हमें सिखाती है कि कहना सीखो ना उन चीजों के लिए जो जरूरी नहीं है। अपने रोल्स, जैसे माता पिता, प्रोफेशनल, दोस्त के अनुसार वीकली प्लानिंग करो। समय को बस भरने के लिए मत जियो, बल्कि उद्देश्य के साथ जियो। ये आदत हमें डिसिप्लिन सिखाती है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने मूल्यों के अधीन रखें। कॉवी कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी काम को प्राथमिकता मत दो, प्राथमिकताओं को समय दो। हैबिट 3 केवल टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। ये हमें रोज के डिस्ट्रैक्शन से निकालकर उद्देश्य के पथ पर टिके रहने की ताकत देती है। अध्याय का सार। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का अर्थ है जरूरी चीजों को पहले करना और अनावश्यक कामों को पीछे छोड़ना। ये आदत आपको तनाव, गिल्ट और लास्ट मिनट भागदौड़ से बचाकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति देती है। सफल वही होते हैं जो महत्वपूर्ण को तत्काल से ज्यादा वरीयता देते हैं। अगर आप इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और इसे किसी अपने के साथ शेयर करना न भूलें। स्टीफन आर कॉवी की चौथी आदत है थिंक विन विन, ऐसी सोच विकसित करना जिसमें दोनों पक्ष जीते। ये आदत हमें सिखाती है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत दूसरे की हार हो, बल्कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम ऐसे समाधान खोजें जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिले। हमारी परवरिश और समाज अक्सर हमें जीत हार, विन लूज की सोच सिखाते हैं। जैसे स्कूल में अगर एक बच्चा टॉप करता है तो बाकी को पीछे माना जाता है, या ऑफिस में अगर एक कर्मचारी प्रमोशन पाता है तो दूसरे खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन कॉवी कहते हैं, ऐसी सोच सीमित मानसिकता, स्कैर्सिटी मेंटालिटी से आती है, जिसमें हमें लगता है कि सफलता की जगह सीमित है और अगर कोई और जीतता है तो मैं हार रहा हूं। इसके उलट होती है समृद्ध मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी, जहां हम मानते हैं कि हर किसी के लिए सफलता की जगह है। थिंक विन विन इसी सोच पर आधारित है। इसका अर्थ है, मैं भी जीतूं और दूसरा भी हारे नहीं। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे के सेल्फ वर्थ दोनों को महत्व दूं। रिश्ते, व्यापार, दोस्ती, सब में संतुलन और सम्मान बना रहे। कॉवी हमें 6 संभावित रिश्तों की सोच समझाते हैं। 1 विन लूज, मैं जीतूं तू हारे, शक्ति और दबाव पर आधारित। 2 लूज विन, मैं हारूं तू जीत, दूसरों को खुश रखने की आदत। 3 लूज लूज, दोनों हारे, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तू भी नहीं। 4 विन,
मुझे फर्क नहीं पड़ता तू हारे या जीते, बस मैं जीत जाऊं। 5. विन विन, दोनों की जीत, सम्मान, सहयोग, दीर्घकालिक सफलता पर आधारित। 6. विन विन और नो डील, अगर दोनों को लाभ नहीं हो सकता तो कोई सौदा ही नहीं। कॉवी के अनुसार विन विन सोच के लिए चाहिए कैरेक्टर, जिसमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, मैच्योरिटी और दूसरों की भावना का सम्मान हो। रिलेशनशिप्स, विश्वास आधारित संबंध जो बातचीत और समझदारी से बने हों। एग्रीमेंट्स, स्पष्ट समझौते जिनमें दोनों पक्षों की जरूरतों और अपेक्षाओं को शामिल किया गया हो। इस सोच को अपनाना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला केवल अपने फायदे की सोचता हो। लेकिन फिर भी विन विन सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों के व्यवहार के बजाय अपने सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेता है। जब हम विन विन की आदत अपनाते हैं तब रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, टकराव कम होता है और मिलकर काम करने की भावना जन्म लेती है। अध्याय का सार। थिंक विन विन का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि साथ उठाकर सफलता पाना सिखाती है। ये आदत हमें रिश्तों को मजबूत बनाने, आत्मसम्मान बढ़ाने और दीर्घकालिक सफलता पाने में मदद करती है। ये सिखाती है कि दुनिया में सफलता की जगह सबके लिए है। जरूरत है तो बस सोच बदलने की। अगर आपको ये कहानी छू रही है, अगर आप भी खुद या अपनों के लिए एक नया नजरिया चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही अनमोल कहानियों से आपको जोड़ते रहें। स्टीफन आर कॉवी की 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाए जाने की कोशिश करो। ये आदत हमें एक बेहद साधारण लेकिन गहरी बात सिखाती है। सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब हम सामने वाले को समझने की ईमानदार कोशिश करते हैं। आमतौर पर बातचीत में हम क्या करते हैं? हम सामने वाले की बात पूरी सुनने से पहले ही अपने जवाब तैयार करने लगते हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बोलते हैं, बिना ये जाने कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है। कॉवी कहते हैं कि ये आदत सबसे ज्यादा उपेक्षित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी। हम बच्चों को समझाए बिना डांट देते हैं। हम जीवन साथी से झगड़ते समय उनकी भावनाओं को सुने बिना बोलते हैं। हम अपने सहकर्मी की बात को अनसुना करके केवल अपना पक्ष रखते हैं। और जब हम खुद को किसी से मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं तो हमें बुरा लगता है। कॉवी यही कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गहराई से समझें, तो पहले आप उन्हें गहराई से समझें। इस आदत का अभ्यास करने के लिए कॉवी एक विशेष कौशल बताते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग, संवेदनशील होकर सुनना। इसका मतलब है सिर्फ शब्द नहीं सुनना, भावनाएं भी समझना, बिना जजमेंट के पूरी उपस्थिति के साथ सुनना। ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। एम्पैथिक लिसनिंग कोई सामान्य सुनना नहीं है। ये कोई जवाब देने या सलाह देने की प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ पूरी तरह से सुनने और समझने का एक आंतरिक संकल्प है। कॉवी इस आदत की तुलना डॉक्टर से करते हैं। एक अच्छा डॉक्टर पहले पूरी जांच करता है, रोगी की बात ध्यान से सुनता है, तब दवा लिखता है। अगर कोई डॉक्टर बिना पूरी बात सुने ही दवा दे दे, तो क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? उसी तरह रिश्तों में भी अगर हम बिना समझे प्रतिक्रिया दें, तो सामने वाला व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। और जब हम ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, और तब वो भी हमारी बात सुनने को तैयार होता है। इस आदत का दूसरा हिस्सा है देन टू बी अंडरस्टूड। जब आपने सामने वाले को समझ लिया, तो अब आप अपनी बात इस तरह कहें कि वो भी समझ में आए, न कि जबरन थोपी जाए। ये आदत केवल रिश्तों में नहीं, पेशेवर जीवन में भी बेहद उपयोगी है। टीम वर्क, लीडरशिप, क्लाइंट से संवाद, हर जगह। अध्याय का सार। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का अर्थ है पहले दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, फिर धीरे धीरे अपने विचार साझा करना। ये आदत सुनने की शक्ति को बढ़ाती है और रिश्तों को विश्वास, सम्मान
और सहानुभूति से जोड़ती है। समझाने से पहले समझने की आदत ही किसी भी गहरे संवाद की असली शुरुआत है। अगर आप इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और इसे किसी अपने के साथ शेयर करना न भूलें। स्टीफन आर कॉवी की छठी आदत है सिनर्जाइज, मिलकर ऐसा परिणाम पाना जो अकेले मुमकिन नहीं होता। इस आदत का मूल विचार है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे विचारों, क्षमताओं और अनुभवों का संयुक्त परिणाम किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं बेहतर होता है। सिनर्जी का अर्थ है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर सकारात्मक रूप से सोचते और काम करते हैं तो उनका संयुक्त परिणाम उनके व्यक्तिगत योगदान से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हमारे बीच विश्वास, खुलेपन और विविधता की कद्र हो। कॉवी बताते हैं कि अधिकतर लोग या तो दूसरों से टकराव में रहते हैं या फिर सिर्फ सहमति में सिर हिलाते हैं। टकराव की स्थिति में हम सोचते हैं कि या तो मेरी बात माने या मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये डिफेंसिव अप्रोच होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग असहमति के डर से बिना सोच समझे हाँ कह देते हैं। ये पैसिव अप्रोच है। सिनर्जी इन दोनों से अलग है। ये कहती है हम अलग अलग हैं और यही हमारी ताकत है। ये मतभेदों को टकराव नहीं, संभावना की तरह देखती है। कवि कहते हैं कि जब हम एक दूसरे की सोच, दृष्टिकोण और अनुभव को खुले मन से स्वीकार करते हैं तो नए समाधान सामने आते हैं। ऐसे समाधान जो अकेले कभी नहीं बन सकते थे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक टीम जिसमें सभी लोग एक जैसे सोचते हैं, वहां नए विचार या क्रिएटिव समाधान शायद ही निकल पाते हैं। लेकिन जब टीम में अलग अलग सोच, पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण होते हैं और वे खुले मन से एक दूसरे की सुनते हैं तो कुछ नया और बेहतर जम लेता है। सिनर्जाइज करने के लिए कॉवी 3 बातें जरूरी मानते हैं। 1. ट्रस्ट, विश्वास, एक दूसरे की नीयत और क्षमता पर भरोसा रखना। 2. रिस्पेक्ट, सम्मान, मतभेदों को सम्मान देना, उन्हें दबाना नहीं। 3. ओपन कम्युनिकेशन, खुला संवाद, अपनी बात को ईमानदारी से रखना और सामने वाले को सुनना। ये आदत हमें सिखाती है कि हमें अकेले सब कुछ नहीं करना होता। कई बार दूसरे का नजरिया हमारी सोच को और समृद्ध कर देता है। सिनर्जी सिर्फ टीम वर्क की बात नहीं है, ये एक जीवन दृष्टिकोण है जिसमें हम मतभेदों को समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा मानते हैं। जब हम सिनर्जी अपनाते हैं तो न सिर्फ समाधान बेहतर होते हैं बल्कि रिश्ते भी मजबूत बनते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी बात सुनी गई, समझी गई और महत्व दी गई। अध्याय का सार। सिनर्जाइज का अर्थ है मिलकर ऐसा निर्माण करना जो अकेले असंभव हो। ये आदत विविधता, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। जब हम विश्वास और खुलेपन के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं बल्कि मजबूत रिश्ते भी बनाते हैं। स्टीफन आर कॉवी की 7वीं और अंतिम आदत है शार्पन द सॉ, आरी को तेज करो। ये आदत हमें याद दिलाती है कि लगातार खुद को निखारते रहना हमारी सफलता और संतुलन का आधार है। कवि कहते हैं कि अगर कोई लकड़हारा बिना रुके पेड़ काटता रहे तो एक समय बाद उसकी आरी कुंद हो जाएगी और चाहे वो कितना भी मेहनत करे, नतीजे कमजोर ही मिलेंगे। इसी तरह हम भी अगर बिना खुद को रिचार्ज किए लगातार जिंदगी की दौड़ में लगे रहें तो एक समय पर हमारी ऊर्जा, स्पष्टता और काम करने की क्षमता कम होने लगती है। इसलिए हैबिट 7 हमें कहती है खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से नियमित रूप से नवीनीकृत करो। कॉवी इस आदत को 4 आयामों में बांटते हैं। 1. फिजिकल रीन्यूअल, शारीरिक नवीनीकरण। इसमें आता है अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। जब हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो न केवल हमारी ऊर्जा बढ़ती है बल्कि हमारी सहन शक्ति, आत्मनियंत्रण
और कार्यक्षमता भी बढ़ती है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति अधिक तनावग्रस्त और कम उत्पादक होता है। 2. मेंटल रिन्यूअल, मानसिक नवीनीकरण। इसमें आता है पढ़ना, सीखना, विचार करना और रचनात्मक गतिविधियां करना। कवि कहते हैं कि हमें रोज कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे दिमाग को चुनौती दे, नई सोच दे और दृष्टिकोण को विकसित करे। टीवी या सोशल मीडिया पर समय बिताना मानसिक नवीनीकरण नहीं है। सीखने और सोचने वाली गतिविधियां ही इसे मजबूत बनाती है। 3. इमोशनल सोशल रिन्यूअल, भावनात्मक और सामाजिक नवीनीकरण। ये भाग हमारे रिश्तों, संचार और आत्मसम्मान से जुड़ा है। इसमें आता है भरोसेमंद रिश्ते बनाना, दूसरों से सहानुभूति रखना, क्षमा करना और प्रशंसा देना। जब हमारे भावनात्मक रिश्ते मजबूत होते हैं तो हम ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी बनते हैं। अच्छे रिश्ते हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखते हैं। 4. स्पिरिचुअल रिन्यूअल, आध्यात्मिक नवीनीकरण। यह हमारे जीवन के मूल उद्देश्य, नैतिक मूल्यों और आत्म शांति से जुड़ा है। इसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाव या कोई भी ऐसी गतिविधि शामिल हो सकती है जो हमें अंदर से शांति और स्पष्टता दे। आध्यात्मिक ऊर्जा वो नींव है जिस पर बाकी सभी पहलू टिके होते हैं। शार्पन द सॉ का मतलब है रुकना, सोचना और फिर बेहतर बनकर आगे बढ़ना। ये कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी होता है, वैसे ही हमें भी खुद को चार्ज करना चाहिए, रोज, हर स्तर पर। अध्याय का सार। शार्पन द सॉ का अर्थ है खुद को नियमित रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से मजबूत करना। ये आदत हमें संतुलित, ऊर्जावान और लगातार विकसित होने वाला इंसान बनाती है। सफल वही होता है जो न केवल काम करता है बल्कि खुद को भी निखारता है। स्टीफन आर कॉवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। इन 7 आदतों से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुलन और चरित्र निर्माण से आती है। बी प्रोएक्टिव सिखाता है कि जिम्मेदारी हमारी है। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें दिशा देता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बताता है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। थिंक विन विन रिश्तों में संतुलन और सम्मान लाता है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड संवाद को गहराता है। सिनर्जाइज सिखाता है कि मिलकर हम और बेहतर बन सकते हैं। शार्पन द सॉ याद दिलाता है कि खुद की देखभाल सबसे जरूरी है। इन आदतों को अपनाकर हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो प्रभावशाली ही नहीं, बल्कि संतुलित, मूल्य आधारित और सार्थक हो। असली प्रभावशीलता तभी आती है जब हम बाहर की दुनिया बदलने से पहले खुद को भीतर से बदलना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब से एक और अनमोल सीख। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रीडर्स एंड द मंक पर हम लाते हैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो समरी। आपकी पसंद हमारी अगली किताब तय करती है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप अगली बार कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, प्रोडक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी या जीवन के गहरे सवालों से जुड़ी कोई किताब। हमें बताइए, हम उसे आपके लिए लाएंगे, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी भी जाती है। मिलते हैं अगली हिंदी बुक समरी में। जय हिंद।